हेलो गाइस, हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप लोग का हेल्थ काफ़ी अच्छा होगा। सो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। एंड जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, हम लोग आरएससी स्टार्ट कर चुके हैं। यह आप लोग का सेकंड लेक्चर हो जाएगा। फर्स्ट लेक्चर आप लोग का इंट्रोडक्शन लेक्चर था, जिसमें मैंने आप लोग को बताया दैट आरएससी क्या होता है, आरएससी का यूज हम लोग क्यों करते हैं, आरएससी में क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंसेस है। बिकॉज आरएससी मेनली दो मेन डिवाइस से मिलकर बना है, जिसका यूज आज के लाइफ टाइम में मैक्सिमम हम लोग करते हैं फॉर ह्यूमन कंफर्ट। अपने आप को कंफर्ट बनाने के लिए, ह्यूमन के लाइफ को और इजी बनाने के लिए हम लोग दो कंपोनेंट का यूज करते हैं और उन दोनों से ही मिलके बना हुआ मेरा आरएसी क्या होता है सर। जैसे मैंने बताया था आरएसी, यहाँ पे आर एक कंपोनेंट है और एसी एक दूसरा कंपोनेंट है। आर फोर हो जाता है मेरा रेफ्रिजरेटर, जिसका यूज हम लोग करते हैं रेफ्रिजरेशन करने के लिए, चीज़ों को ठंडा करने के लिए। जो भी हम लोग फूड आइटम यूज़ करते हैं राइट, उन सभी को ठंडा करने के लिए हम लोग रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं, यानी वहाँ पे होता है रेफ्रिजरेशन। और दूसरा हो जाता है मेरा एसी, गर्मियों के दिनों में या फिर आप देखोगे बैंक में लगा रहता है, एटीएम में लगा रहता है, शॉपिंग मॉल वगैरह में लगा रहता है, अपना घर में लगा रहता है एसी, यानी कि एयर कंडीशन। इसका यूज़ क्यों करते हैं? इसका यूज़ करते हैं ताकि उस जो इन्वायरमेंट है जहाँ पे आप एसी लगाए उसको ठंडा रखने के लिए, ताकि ह्यूमन को कंफर्ट जोन मिल पाए और वो जो भी बाहर का टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर में रह के उसके लाइफ को और सस्टेबल और इजी बनाया जाए, ताकि वो फील ना हो पाए, वो हीट उस गर्मी को वो फील ना कर पाए और लाइफ को इजी तरीके से जी सके। दैट्स वाई सिंपल सा लॉजिक है, हम लोग इंजीनियर का काम ही होता है ह्यूमन के लाइफ को और इफेक्टिव और कंफर्ट बनाना। इसी के लिए चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल है या फिर कोई कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, हर कोई इंसान के लाइफ को इजी बनाने के लिए ही काम करता है। हम लोग का मोटो, इंजीनियर का मोटो यही है कि लोगों के लाइफ को और इजियर बनाना, सिंपल बनाना। ठीक है, जो भी टफ चीज़ें हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, उसको सिंपल वे में बना के ताकि उन लोग यूज कर सके। ठीक है, आसान तरीके से यूज कर सके एंड अपने लाइफ को इजी तरीके से जी सके, इजी से इजी तरीके से। राइट, समझ आए, मैंने कंफर्ट का बात किया जा रहा है, तो वही आपका आरएसी है। और मैं आपको ये सभी चीज़ें जो है प्रीवियस लेक्चर में यानी फर्स्ट लेक्चर में बता रखा हूँ। राइट, मैंने आपको बताया था कि आर, जिसे मैंने कहा आर ए सी, तो आर फोर हो जाता है रेफ्रिजरेशन, यानी रेफ्रिजरेटर में जो रेफ्रिजरेशन होता है, एंड एसी से हो जाता है एयर कंडीशन। तो इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या डिफरेंसेस है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। दोनों का काम क्या होता है? दोनों का काम सिंपल होता है कि ठंडा करना, यानी कि लो टेम्परेचर मेंटेन करना। किससे सर? जो आउटसाइड टेम्परेचर होता है उससे कम टेम्परेचर बनाए रखना। आउटसाइड में क्या है सर? आउटसाइड में इन्वायरमेंट है या एटमॉस्फेयर है या रूम टेम्परेचर है, तो उससे बनाए रखना, उससे कम टेम्परेचर बनाए रखना ही काम होता है दोनों का। ये होता है इसका सिमिलरिटी, दोनों में जो समानता है। समानता क्या है? लो टेम्परेचर बनाए रखना। जैसे अगर बात करेंगे एसी का, तो एसी क्या करता है? जिस रूम में आपका एसी रहता है वो ज़्यादा ठंडा होता है बाकी रूम के कंपेयर में, या फिर आउटसाइड यानी एटमॉस्फेयर के कंपेयर में, तो वो हो गया। अगर बात करें रेफ्रिजरेशन का, तो एक रूम के अंदर जो रेफ्रिजरेटर होता है उसका टेम्परेचर आपके रूम के टेम्परेचर से भी कम होता है। तो या तो बोलेगा रूम टेम्परेचर, या फिर बोलेगा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, या फिर बोलेगा इन्वायरमेंट टेम्परेचर से कम बनाए रखना। और इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है? जो डिफरेंसेस थोड़ा सा है, स्लाइड डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि रेफ्रिजरेटर में हम लोग बस अचीव करते हैं लो टेम्परेचर, जितना लो टेम्परेचर हुआ उतना मेरे लिए आ जाए, अच्छा बात है। लेकिन एसी में हम लोग लो टेम्परेचर के साथ साथ हम लोग को ह्यूमन के कंफर्ट को भी ध्यान में रखना है। ऐसा ना हो कि 0 डिग्री सेल्सियस तक आप एसी को चलाओ, उससे क्या होगा? हम लोग कुल्फी जम जाएंगे, समझ आए, तो हम लोग का तबीयत खराब हो जाएगा, तो वो नहीं चाहते। लेकिन हाँ, रेफ्रिजरेटर में हम लोग इसका ध्यान नहीं रखते ह्यूमन कंफर्ट का, क्योंकि कोई भी रेफ्रिजरेटर के अंदर इंसान जाके बैठता नहीं है, इंसान जाके रहता नहीं है। वहाँ वेजिटेबल वगैरह रहता है, अलग अलग कंपार्टमेंट रहता है, ऊपर में फ्रीजर रहता है जहाँ पे आपका 0 डिग्री भी चल जाता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग आइस जमाते हैं। तो ये हुआ इसका डिफरेंस। ठीक है, एक में हम लोग ह्यूमन कंफर्ट का ध्यान रखते हैं, एक में ह्यूमन कंफर्ट का ध्यान नहीं रखते हैं। जिसमें नहीं रखते वो आपका एसी है, जिसमें आपका जिसमें रखते हैं वो एसी है, जिसमें नहीं रखते हैं वो मेरा रेफ्रिजरेटर है। क्लियर? फिर मैंने डेफिनेशन बताया था किस तरह से आपका काम करता है रेफ्रिजरेशन। वो मैंने बताया था कि किसी भी चीज़ को पूरा का गरम गरम चीज़ जो है वो आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर नहीं रखते हैं। अगर ऐसा रखेंगे तो सर क्या होगा? अगर गर्मा गर्म दूध को या गर्मा गर्म रोटी को, गर्मा गर्म कुछ भी चीज़ को अगर आप रख दिए ना, फूड आइटम को फ्रिज के अंदर, तो होगा क्या कि उसको एक सेट लिमिट के लिए बनाया गया है। मतलब वो एक मिनिमम टेम्परेचर को ठंडा करेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा सुपर हीटेड चीज़ को अगर रख दोगे ना, तो हो सकता है कि उसमें काम कौन कर रहा है, क्योंकि वर्क डन करवा रहे हैं ना। रेफ्रिजरेटर जो होता है वो काम करता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वो काम करके चीज़ों को ठंडा करता है। तो उसके लिए होता है कंप्रेसर, जो आगे मैं आपको बताऊंगा, अभी बस समझो। जो कंप्रेसर होता है वो एक सेट लिमिट तक ही काम कर पाता है। उसका काम होता है कि भाई एक कम से कम रूम टेम्परेचर
क्योंकि देखो आप जो है आप क्या कर रहे हो, रेफ्रिजरेटर या एसी रहे, आप कह रहे हो कि जो भी आपका रूम टेम्परेचर है या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उससे कम करना। तो जो भी चीज़ आप सामान रखोगे ना फ्रिज के अंदर, उसको पहले रूम टेम्परेचर तक ले आओ, उसके अगर ऊपर है तो पहले ही ठंडा कर दो। यानी जो आपके इन्वायरमेंट में ठंडा हो सकता है उसको आप फ्रिज में क्यों ठंडा कर रहे हो, वो तो ऑटोमेटिक ठंडा हो जाएगा। तो जो भी बहुत ज़्यादा गर्म रहता है उसको आप पहले रूम टेम्परेचर तक ले आओ। जैसे अब 25 डिग्री सेल्सियस तो आप मेरा रूम टेम्परेचर, तो वहाँ तक पहले ठंडा किए, इसके बाद हम लोग उसको और अगर ठंडा करना है तब हम लोग क्या डाल देते हैं, फ्रिज के अंदर रख देते हैं, डाल देते हैं, तो वो ठंडा हो जाता है। राइट, समझ आए। क्योंकि आपका इससे अगर सर मान लेते हैं कि 80 डिग्री सेल्सियस वाले गर्म फूड को रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दिए तो क्या होगा, डियर स्टूडेंट, जो कंप्रेसर होता है उसको लगेगा मुझे ज़्यादा वर्क डन करना, तो वो ज़्यादा काम करेगा। और अगर उतना लिमिट उसका नहीं रखा गया है, उसका काम अगर उतना लिमिट नहीं है तो वो खराब हो जाएगा, वो उड़ सकता है, जल सकता है, खराब हो जाएगा। ये आप उसी तरह समझ लो कि कोई इंसान अगर एक होता है ना, कार्य करने का क्षमता होता है, ठीक है, वो अगर उससे ज़्यादा आप उससे काम करवाओगे तो उसका तबीयत खराब हो जाएगा, कुछ हो जाएगा उसको। समझ है मेरी बात की नहीं, बस इसी तरह से हो ये भी काम करता है, एक लिमिट रखा जाता है, क्योंकि ये सभी डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है। हाँ, इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटर होता है उसका लिमिट को और अच्छा रखा जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और घर में भी जब भी आप रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हो तो ट्राई करना गर्मा गर्म चीज़ को वहाँ मत रखना। पहले देखो गर्म मतलब देखो रूम टेम्परेचर गर्म होना चाहिए, जैसे आप खाना खाते हो ना गर्मा गर्म, वो जो गर्म होता है ना वो चलेगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात की नहीं, जैसे 80-100 डिग्री सेल्सियस उतना नहीं होना चाहिए। यानी जो पानी उबल रहा है उसको आप डायरेक्ट रख दोगे तो में भी खराब हो सकता है। अगर कैपेसिटी अच्छा है आपके कंप्रेसर का तो झेल सकता है, अगर नहीं अच्छा है तो वो नहीं कर पाएगा काम और वो खराब हो जाएगा। ये मैंने आपको समझाया था, ठीक है। देन अब बारी आता है यहाँ पे कि कैसे ये काम करता है। मैंने कुछ टेम्परेचर के बारे में बात करा था। यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा, एक तो है यहाँ मेरा Q2 टेम्परेचर, ठीक है, मैं इसको दिखा देता हूँ ग्रीन कलर से। एक मेरे यहाँ पे Q2 टेम्परेचर है और एक मेरा Q1 टेम्परेचर। इन दोनों को एकदम रट लेना आपको है, ठीक है, दोनों को रट लेना है। देखो अगर मैं बात करूँगा Q2 टेम्परेचर, तो Q2 टेम्परेचर क्या है कि देखो सबसे आप बोलेंगे सर जी Q2 टेम्परेचर इसको पहले लिए, इसको 1 2 क्यों किए हैं। अब देखो बुक में अधिकतर आपका यही लिया जाता है, इसीलिए मैं ये लेके कर रहा हूँ ताकि आप लोग बाद में कभी कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को। तो देखो जैसे आपने क्या करा, पहले तो आपने पहले ठंडा करा, 80 डिग्री सेल्सियस से आप 25 डिग्री सेल्सियस तक लाए, रूम टेम्परेचर में लाए। इसके बाद आपने क्या करा, रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दिया। अब इसके अंदर कितना 25 डिग्री सेल्सियस है, इसको और ठंडा करना है। ठंडा करके मान लो 10 डिग्री सेल्सियस तक करना है, तो इसमें वर्क डन किया जाता है, यानी रेफ्रिजरेटर काम करता है, ठीक है, वो खुद काम करता है। राइट, तो यहाँ पे वर्क डन होता है। वर्क डन होने के बाद क्या होता है, वर्क डन के साथ क्या आता है, यहाँ पे मेरा हीट निकलता है। किससे हीट निकल रहा है, मेरा हीट निकल रहा है आपके फूड आइटम से। दिस इज योर फूड आइटम, ये आपका फूड है। फूड से आपका निकला हीट कितना निकला, 10 डिग्री सेल्सियस निकल गया हीट। तो बचा कितना, आप बोलेंगे सर जी यहाँ पर 15 डिग्री सेल्सियस बना, यानी कि 15 डिग्री सेल्सियस अब मेरा फूड का टेम्परेचर हो गया। तो 10 डिग्री सेल्सियस अब कहाँ चल गया, रेफ्रिजरेटर के अंदर चल गया। अब वो क्या करेगा, बाहर निकालेगा इसको। कहाँ निकालेगा, बाहर, इन्वायरमेंट में बाहर निकालेगा, रूम के बाहर निकालेगा, ठीक है। तो अब वो जो निकाल रहा है रूम में, वो क्या हो रहा है, मेरा Q1 हो गया। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर जी मेरा फूड था 25, यहाँ से आपने निकाला, आपसे निकाला 10 डिग्री सेल्सियस, जिसको आपने माना Q2। तो अगर मैं बात करूंगा, ये तो आपका रेफ्रिजरेटर के अंदर था, Q2 लिया, ये सक कर लिया, खींच लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया फूड से। समझ रहे हो ना मेरी बात की नहीं, ये आपका फूड था, ये आपका फूड है और ये आपका फ्रीज है। तो फ्रीज क्या किया, फूड से 10 डिग्री सेल्सियस अपने अंदर खींच लिया, तो उसको ठंडा कर दिया। अब ये 25 से घट के कितना हो जाएगा, 15 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो ठंडा हो गया मेरा फूड, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर जी यही 10 डिग्री सेल्सियस तो बाहर कर देगा ना, कहाँ बाहर कर देगा, इन्वायरमेंट में। तो ये भी तो आपका Q2 ही होना चाहिए, ये भी Q2, लेकिन ये मेरा Q2 ना लिख के हम लोग इसको Q1 लिख रहे हैं। ऐसा क्यों सर, क्योंकि डियर स्टूडेंट ये तो 10 डिग्री जो सेल्सियस वो खींचा, एक्सट्रैक्ट किया, किससे, फूड से। कौन खींचा, फ्रीज खींचा, तो इसके लिए इसमें वर्क डन हुआ। तो वर्क डन कराने के लिए भी हीट का रिक्वायरमेंट होता है, दैट्स वाई यहाँ पे हीट जो है वेरी कर जाता है। हीट क्या हो जाता है, वेरी कर जाता है, अलग हो जाता है, दैट्स वाई ये Q2 है और जब बाहर निकला वो मेरा Q1 हो गया, क्योंकि Q1 क्या हो जाएगा, Q2 प्लस वर्क डन। तो जो मेरा हीट आया है और प्लस वर्क डन, तो वर्क डन में भी कुछ ना कुछ हीट का जरूरत पड़ता है, दैट्स वाई ये मेरा चेंज हो जाता है। ये मैंने आपको बताया, तो ठीक है। इसी चीज को क्या करा गया है, नेक्स्ट पेज में थोड़ा अच्छी तरह से लिख दिया गया है। तो इन सभी को मुझे हटाने दिए ताकि ये सभी नोट्स जब आपको मिले तो आपके पास सही तरह से नोट्स मिल जाए। तो जस्ट अ मिनट, लेट मी इरेज फर्स्ट दिस, ठीक है, ओके। और देख लेते हैं, हाँ टोटल इरेज हो गया। चलिए आप बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो वही यहाँ पे करा गया है, यहाँ पे ध्यान से देखना। सबसे पहले ये मेरा फूड आइटम है, दिस इज योर फूड है, ठीक है, फूड आइटम है। अब इसका मान लो रूम टेम्परेचर में 25 में डाल दिया गया है, तो अब यहाँ से क्या करा गया, 10 डिग्री सेल्सियस को लाया गया है, ठीक है। ये हीट ये क्या आपका क्या
एक्सट्रैक्ट किया। अभी हीट एक्सट्रैक्ट क्या होता है, जो रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है वो हीट को लिया, Q2 हीट को खींचा। मान लेते Q2 हीट को खींचा। अब Q2 हीट को खींचने के लिए वर्क डन किया ना, ये वर्क डन किया, बिल्कुल वर्क डन किया। और वर्क डन करने के बाद जो रेस्ट हीट बचा उसको आपका रेम आपके एटमॉस्फेयर में बाहर भेज दिया। जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना है आपका 25 डिग्री सेल्सियस है, बाहर भेज दिया। यानी कि एंट्री क्या क्या किया, यहाँ पे एंट्री क्या क्या किया टेम्परेचर, एक तो मेरा Q2 यहाँ पे अंदर जा रहा है और आपका W भी अंदर जा रहा है, और निकला क्या यहाँ पे Q1 अंदर निकला। यानी जो अंदर जाएगा वही तो बाहर निकलेगा ना। तो मान लेते ये 8 है और ये आपका 2 था, इस तरह 8 + 2, तो अगर 8 + 2 अंदर गया 10, टोटल मिला के 10 गया, तो बाहर भी 10 जाना चाहिए। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि Q1 = क्या आ जाएगा, Q2 + W, क्योंकि ये 10 जो हुआ वो 2 + 8 होगा, तो 2 वर्क डन क्या था, 8 ये हुआ था। इस तरह से समझ लेना, समझ आए मेरी बात की नहीं। तो ये चीज़ मेरा देखें। तो अब इतना जानने के बाद अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपको समझ गए होंगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। वर्क डन किया गया, ठीक है, एंड फूड को ठंडा करने के लिए। अब माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा सर ये डिज़ायर्ड इफेक्ट क्या है, अब बोलेंगे सर ये क्या है डिज़ायर्ड इफेक्ट। डिज़ायर मतलब होता है ना कि मेरा डिज़ायर है कि मैं अमेरिका जाऊँ, मेरा डिज़ायर है कि मैं आईफोन चलाऊँ, मेरा डिज़ायर है कि मैं नौकरी करूँ। डिज़ायर होता है कुछ नीड होता है, ठीक है, ओके। तो डिज़ायर मतलब आपका क्या चाहत है, आप चाहते क्या हो, आपको क्या चाहते हो, कौन सा हीट को बाहर निकालना, Q1 को बाहर निकालना या Q2 को बाहर निकालना। बेसिकली तो आपको ठंडा करना है ना। तो आपको लगेगा सर जी Q भी तो बाहर निकाला तब भी ठंडा हो रहा है, और Q2 भी बाहर निकाला तभी ठंडा हो रहा है, हीट निकाले तभी ठंडा होगा, क्योंकि फ्रिज का काम ही हो तो ठंडा करना। लेकिन आप बोलेंगे सर ये Q1 मेरा डिज़ायर है या ये मेरा डिज़ायर इफेक्ट है, क्या है। तो देखो आपको कौन ठंडा आपको चाहिए, फूड ठंडा चाहिए या रेफ्रिजरेटर ठंडा चाहिए। भाई रेफ्रिजरेटर का काम है हमको नहीं पता, वो तो आप जाके इसलिए पैसा देते हो ना। आप जो पैसा पे करते हो दुकान में जाके 15,000, 20,000, 40,000, 50,000 जितना का आप रेफ्रिजरेटर लाते हो, वो तो आप पैसा दे दिए तो यानी उतना काम करेगा। वो आपको मतलब नहीं है, आपको मतलब ये है कि मेरा फूड ठंडा होना चाहिए। तो फूड कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है। तो आप बोलेंगे सर नीचे रखा हुआ है। तो नीचे से यानी फूड से मेरा हीट जितना ज़्यादा निकलेगा उतना जल्दी वो ठंडा होगा। समझे मेरी बात की नहीं, कि आपने रखा और तुरंत कुल्फी जम गया, आप बोलेंगे बड़ा अच्छा काम किया। अगर पता चला कि ठंडे नहीं हो रहा, कुल्फी जम ही नहीं रहा, 4 दिन लगा लिया, तो आप क्या बोलोगे, वो मेरा फ्रिज खराब है। तो आपके लिए कौन सा हीट निकलना चाहिए, इंपॉर्टेंट आपके लिए निकलना इंपॉर्टेंट है Q2। यानी ये जो हीट एक्सट्रैक्ट हुआ है ना, जो रेफ्रिजरेटर खींचा है वर्क डन करके फिर उसको बाहर निकालेगा, वो भाई रेफ्रिजरेटर का काम है, मुझे नहीं पता। रेफ्रिजरेटर अगर वो नहीं कर पाया तो उसको मैं चेंज कर दूंगा या फिर बनवाऊंगा, खराब हो गया तो वो उसका काम है। मेरा काम, मेरा मतलब ये है कि मेरा इस फूड से, ये जो मेरा फूड है यहाँ से मेरा जल्दी ये ठंडा होना चाहिए। ये कब ठंडा करेगा, जब मेरा Q2 काम करेगा, Q2 अच्छे से काम करेगा। यानी आपके लिए जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो मेरा क्या है, Q2 है। बस आपको यही समझाना था कि Q2 मेरा डिजायर्ड इफेक्ट है, ये मुझे चाहिए, मुझे आपको फूड को ठंडा रखना है। मेरा रेफ्रिजरेटर ठंडा हो ना हो, गर्म होकर खराब हो जाए तब तो मेरा रेफ्रिजरेटर खराब है। मान लो ये मेरा लिया और Q2 को बाहर ही नहीं निकाल पाया, है ना, यहीं रह गया कि Q2 अंदर जो आया, तो यानी रेफ्रिजरेटर खराब हो जाएगा, कंप्रेसर काम नहीं कर पाया, खराब हो जाए, फिर इसको बनवाएंगे, या वो खराब ही है, वो जो दिया मुझे फ्रिज वही खराब है, ठीक है। तो वो उसका काम, वो आपको मतलब नहीं होता। आपको मतलब होता है कि मेरा सही तरह से भाई साहब मेरा फूड को ठंडा कर दे, ठीक है। नाउ इतना बताने के पीछे मकसद क्या था, मकसद ये था COP निकाला, कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर। अगर हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलेंगे ऑफ रेफ्रिजरेटर, COP का क्या फुल फॉर्म होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मतलब ये कैसा परफॉर्म कर रहा होता नहीं है, कोई डांस होता है कितना अच्छा परफॉर्म किया, कोई गाड़ी है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कम किफ़ायत कम तेल में ज़्यादा दूरी चल रहा है, ठीक है, कोई भी चीज़ है, कोई कम, मतलब समझ रहे हो ना परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस हम निकालना चाह रहे हैं किसका, रेफ्रिजरेटर का। अब एक चीज़ बताओ, अगर मैं किसी भी चीज़ का, नॉट ओनली फॉर रेफ्रिजरेटर, अगर पंप रहा या कोई अदर मशीन रहा, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में, पावर प्लांट में, IC इंजन में हमेशा COP निकालते हैं, इंजन का निकालते हैं, ठीक है। तो किसी भी इंजन का जब हम COP निकालते हैं, किसी का COP, तो होता क्या है, हम लोग लिखते क्या, COP हम लोग लिखते हैं डिजायर्ड इफेक्ट, यानी कि मुझे क्या चाहिए, क्या मेरा डिज़ायर है, और वर्क इनपुट कितना दिया गया है। वर्क इनपुट मतलब मैं कितना दिया हूँ और मुझे जो चाहिए क्या मुझे मिला, समझ रहा है। जिससे इस तरह से समझो कि आपने 10 रुपये का बनाना खरीदा, 10 रुपये का केला आप खरीदे, केला बनाना, तो क्या आप इस 10 रुपये में 10 रुपये यूज कर पा रहे हो डिजायर, तो आपको पता चलेगा नहीं यूज कर रहे हैं सर। क्यों सर, क्योंकि बनाना में छिलका भी होता है, आपको छिलका तो फेंकना पड़ेगा, लेकिन आपको उसका तो पे की है ना, उसका भी कॉस्ट लगता है,
ठीक है। जैसे आप कभी कॉलीफ्लावर जो फूल गोभी होता है, बंद गोभी होता है, फूल गोभी होता है, उसको कभी आप खरीदे हैं? या फिर मान लो स्पिनच खरीद रहे हैं, पालक साग खरीद रहे हैं, तो क्या पूरा का पूरा पालक साग बनाते हैं? उसमें कुछ अनवांटेड चीज़ें भी रहता है जिसको हटाना पड़ता है, तो 100% तो यूज आप नहीं कर पाते हो। जैसे वाटर बोतल खरीदते हो, तो जब आप बोतल खरीदते हो तो बोतल का भी पैसा लगता है। इसके अंदर जो वाटर है, वाटर के साथ साथ इसमें पानी है, उसका भी तो पैसा लिया ना आपसे। तो आप तो बोतल पीने के बाद फेंक देते हो, तो वहां पे क्या 100% आप यूज कर पाए? नहीं कर पाए ना। वही मतलब है डिजायर, मतलब कितना कर पाए और कितना आपने उसके लिए पे करा था या फिर कितना दिया था हीट इनपुट, राइट। तो वही हो जाता है मेरा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कि वो डिवाइस, वो इंजन कितना परफॉर्म कर रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग को पता चला कि COP इक्वल टू क्या हो जाता है? COP इक्वल टू हो जाता है मेरा डिजायर्ड इफेक्ट, है ना, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन हो जाता है मेरा वर्क इनपुट। हो जाता है ये मेरा, ठीक है सर, इतना मेरा हो जाता है। ओके ना, अब बात करते हैं कि सर जी यहाँ पे मेरा डिजायर्ड इफेक्ट क्या है। जस्ट मैंने बताया आपको डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे मेरा जो डिजायर्ड इफेक्ट है ना वो मेरा है Q2 यानी कि फूड जो जितना ठंडा हो रहा है, यानी मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया Q2, या फिर इसको कभी कभी क्या बोल देगा, हीट एक्सट्रैक्टेड। कितना हीट को एक्सट्रैक्टेड कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है कौन? रेफ्रिजरेटर। किससे? फूड से कितना हीट को निकाल रहा है, ठीक है। या फिर इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। क्योंकि भाई साहब रेफ्रिजरेशन, जैसे आप बोलेंगे सर ये Q जो निकाल रहा है Q1, ये भी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा क्या? वो तो रेफ्रिजरेटर का काम है, वो आपका काम नहीं, वो जो इंजीनियर बनाया उसका काम है। आपका मतलब है मेरा फूड ठंडा होना चाहिए, सिंपल सा लॉजिक है। मुझे उतना साइंटिस्ट नहीं बनना है, ना ही मुझे उतना इंजीनियर बनना है। मैं सिंपल इंसान के लिए, उस इंसान के लिए थोड़ा ना पता कंप्रेसर कैसा काम कर रहा है, कितना लोड का बनाया गया है। वो भाई पैसा दिया, अच्छा कौन सा रेफ्रिजरेटर है, 5,000 ज़्यादा अच्छा दो लेकिन जल्दी ठंडा होना चाहिए। तो वो नहीं पता कि कितना हीट को कितना टाइम में निकाल रहा, कितना वर्क डन कर रहा, वो नहीं पता कितना गर्म हो रहा है रेफ्रिजरेटर। उसको मतलब है इस वाले से Q2 से मेरा फूड ठंडा होना चाहिए। तो नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट किसको बोलेंगे हम लोग? हीट एक्सट्रैक्टेड बोलेंगे, हीट एक्सट्रैक्टेड बाय द रेफ्रिजरेटर और Q2। तो Q2 बोलेगा, हीट एक्सट्रैक्टेड बोलेगा, या फिर नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोलेगा, तीनों का मतलब एक ही होता है। और डिवाइड बाय वर्क इनपुट, यानी जितना वो काम किया, कौन हीट को निकाला है? तो हीट को निकाला है मेरा रेफ्रिजरेटर, ये काम करा गया, इसमें काम हुआ तब जब निकाला, तो वर्क डन कितना हुआ वो लिख देते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। तो बस यही चीज को लिखा दिया गया है कि COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू क्या, Q2 डिवाइड बाय वर्क इनपुट यानी W, है ना, ये W, या फिर हीट एक्सट्रैक्टेड बाय वर्क इनपुट, या फिर नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट। तीनों का मतलब एक ही होता है। अच्छा, एक पूछा जाता है रिलेटिव COP। क्या पूछा जाता है आपसे? एक तो हो गया ये वाला चीज़, ठीक है। एक हो जाता आपसे, एक सेकंड में इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, ये हाईलाइट कर देता हूँ। एंड दूसरा पूछा जाता आपको रिलेटिव COP। रिलेटिव क्या पूछा जाता? COP पूछा जाता। अच्छा, रिलेटिव COP इक्वल टू क्या आ जाता है? रिलेटिव COP मतलब होता है जो भी मेरा COP निकलता है एक्चुअल का डिवाइड बाय थियोरेटिकल का। अच्छा सर, ये एक्चुअल और थियोरेटिकल में क्या डिफरेंसेस होता है ये आप समझना। माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे COP ऑफ एक्चुअल मतलब जो आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना, और थियोरेटिकल मतलब क्या, जो थ्योरी से निकला है, ठीक है, थ्योरी। जैसे थ्योरी कहता है कि मेरा, जैसे कि मेरा बता, जैसे आप कोई भी रेफ्रिजरेटर खरीदने जाओगे ना तो आपको बताएगा इतना टन का, पहली बात तो इतना टन का रेफ्रिजरेटर है और इतना काम करेगा, इतना जल्दी ये ठंडा कर देगा, ये कर देगा, वो होता है, वो थ्योरी पे बेस्ड है। एक्चुअल में उतना नहीं होता, उससे कम ही देगा, समझ आया? वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो निकलता है वो मेरा एक्चुअल होता है। समझ आया मेरी बात की नहीं? जैसे आप बाइक कोई खरीदते हो, तो बाइक खरीदते हो तो बोलता है ना माइलेज देगा, कितना का देता है? तो देगा भाई 45 पर किलोमीटर आर के हिसाब से माइलेज देता, 45 का माइलेज देता है, 60 का माइलेज देता है। अगर वो 60 बोल रहा तो 60 तो नहीं देगा कभी, 55 देगा, 50 देगा, 60 नहीं देता। समझ आए मेरी बात की नहीं? है ना? वही हमेशा चीज़ होता है कि उससे थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि थ्योरेटिकली कहा जाता है, वो एक्सपेरिमेंट जब करते हैं ना तो वो क्या होता है, उससे कम देता है। तो वही COP एक्चुअल और डिवाइड बाय थियोरेटिकल। कितना थियोरेटिकल बोल रहा है, क्योंकि थियोरेटिकल ज़्यादा है, उसमें से कितना मिल रहा है, वही बात है। ये आपका काम तो यही है, वर्क इनपुट, आपने वर्क इनपुट ज़्यादा दिया, 10 का दिया है, लेकिन आपको डिजायर इफेक्ट 8 का मिल रहा है। सिमिलरली थियोरेटिकल मतलब इमेजिनरी, वो थ्योरी के बेसिस पे कहता, थ्योरी ये कहता कि इतना मिलेगा COP, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, उससे कम मिलता है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि भाई COP ऑफ एक्चुअल क्या आ जाएगा, तो अभी जो मैंने निकाला ये COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, यही तो आपका एक्चुअल है ना, दिस इज, क्योंकि ये मैंने एक्सपेरिमेंट से किया करा ना कि Q2 हीट निकला, मैंने देखा एक्सपेरिमेंट से कितना वर्क डन किया, कितना हीट निकाला, ये तो मैंने करके भी देखा। तो ये हो गया COP ऑफ क्या,
एक्चुअल, तो भाई COP एक्चुअल जो होगा ये वाला पुट कर देंगे। और थ्योरिटिकल जो है, जो थ्योरी कहता है, अलग अलग थ्योरी कहता है थर्मोडायनेमिक्स लॉ के अकॉर्डिंग, उसको यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं ना, आइडियल के केस में क्या हो जाता है, कार्नोट का एफिशिएंसी, कार्नोट का COP, वो सभी हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लेके चलते हैं आपका थ्योरिटिकल यानी कि इमेजिनरी आइडियल, तो आइडियल वाला नीचे पुट करेंगे जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आए तो, एंड जो आपका अगर एक्चुअल, तो ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा और इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि कितना आपका रिलेटिव COP बनता है। क्लियर माय पॉइंट और नॉट? चलिए, आई होप सो कि ये चीज़ आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा। नाउ अब बढ़ते हैं हम लोग आगे एंड हम लोग और चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। इन सभी को हटाते हैं यहाँ पे, ओके ठीक है, नेक्स्ट पेज की ओर। नाउ अब हम लोग ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड RAC को समझने के लिए, खासकर रेफ्रिजरेशन को समझने के लिए। अभी हम लोग AC को स्टार्ट नहीं किए हैं, एयर कंडीशनिंग को पढ़ना स्टार्ट नहीं किए, अभी हम लोग रेफ्रिजरेटर को पढ़ रहे हैं, यानी रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेशन होता है, ठीक है। देखो, रेफ्रिजरेटर जो है वो डिवाइस है और उसमें जो होता है, जो ठंडा करने के लिए प्रोसेस होता है, उसको कहा जाता है रेफ्रिजरेशन। तो हम लोग रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। वो सभी टर्म्स क्या होता है, चलो उसके बारे में डिस्कस करने रहे। सो सबसे पहले जो आपका टर्म्स आता है दैट इज कॉल्ड योर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। आखिर ये मेरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता क्या है, क्या कि मैंने कहा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है। जैसे मैंने अभी जस्ट में इससे पहले भी बताया था आपको लोगों को, नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ये क्या होता है, नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यानी कि रेफ्रिजरेशन यानी जितना वो हीट को बाहर निकल रहा, वही तो मैंने कहा था ना Q2 मैंने कहा यही मेरा हो जाता है नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, जो कि इक्वल टू होता है मेरा हीट एक्सट्रैक्टेड से। तो ये मेरा हीट एक्सट्रैक्टेड है, ये मेरा डिजायर्ड इफेक्ट है। तो Q2 यानी जितना हीट को निकाल पा रहा है ना, उसी को हम लोग कहते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। भाई रेफ्रिजरेटर का काम ही रेफ्रिजरेशन करना। रेफ्रिजरेशन करना मतलब फूड को ठंडा करना। तो कितना फूड को ठंडा करेगा वो डिपेंड करे कितना Q2 हीट निकाल रहा है मेरा फूड से, राइट। तो यहाँ पे कहा गया द अमाउंट ऑफ हीट, देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड, अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम टू अचीव लो टेम्परेचर बिलो इट्स एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, यानी कितना हीट मेरा बाहर निकल रहा है सिस्टम से, यानी उस फूड आइटम से। क्यों? टू अचीव लो टेम्परेचर, ताकि लो टेम्परेचर को अचीव कर पाए। किससे? एटमॉस्फेरिक से। एटमॉस्फेयर से भी कम टेम्परेचर कर पाए उस सिस्टम का हीट को निकाल के, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। क्लियर माय पॉइंट और नॉट? चलो क्लियर हो गया। नाउ अच्छा एक चीज़ समझ लेना, यहाँ पे रेफ्रिजरेशन जो इफेक्ट होता है ये इक्वल टू हो जाता है मेरा इवोपरेशन कैपेसिटी का, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक बारी, मैं आगे चलकर आपको बताऊँगा, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक होता है मेरा इवोपरेशन, मैं आपको समझाऊँगा ये दोनों क्या होता है, ठीक है। एक बारी मुझे लिखने दीजिए, इवोपरेशन कैपेसिटी ये मेरा बराबर होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो अब मैं समझाता हूँ कि क्या दोनों होता है, क्यों इसके बराबर कहा गया है। भाई साहब अगर मैं बात करूँगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का, जस्ट मैंने कहा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, सर जी जो सिस्टम से जितना हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है ना, उसको ठंडा करने के लिए, किससे कंपेयर में, एटमॉस्फेरिक के कंपेयर में ठंडा करना, तो हीट को बाहर निकालना पड़ेगा, उसी को हम लोग बोलते क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। यानी कि ठंडा कैसे, अब ये ठंडा जो हम लोग कर रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब क्या है, हीट एक्सट्रैक्टेड, अभी मैंने कहा, यानी कि ठंडा कर रहा है, क्या कर रहा है, कूल कर रहा है, ठंडा कर रहा है, कूल कर रहा है। अच्छा, और ये ठंडा करता कैसे है, ये जो ठंडक लाता है, ये ठंडक होता कैसे है भाई, किसी भी रेफ्रिजरेटर को ठंडा किया जाता है Q2 हीट को खींच के। यहाँ से जब तक मेरा Q2 याद रखना, Q2 मैंने क्या बताया था, जो कि फूड आइटम से मेरा हीट निकलता है, तो यही मेरा हीट जब तक मेरा निकलेगा नहीं तब तक मेरा फूड आइटम ठंडा नहीं होगा। तो यानी Q2 आइटम जब मेरा बाहर जाता है तभी मेरा कोई चीज़ क्या होता है, ठंडा होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है, यानी रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर काम सही से करता है। वो Q2, यही जो Q2 है, ये Q2 हीट उस रेफ्रिजरेशन के इवोपरेशन करने में यूज होता है, क्योंकि यही, अब देखो, अब बोलेंगे सर ये इवोपरेटिंग कैपेसिटी क्या है, देखो यहाँ से समझना, इस वाले पार्ट में हो रहा है क्या मेरा रेफ्रिजरेशन, क्या हो रहा है यहाँ पे मेरा रेफ्रिजरेशन, और जो इधर वाले पार्ट में हो रहा है ना, इधर हो रहा मेरा इवोपरेशन। यहाँ से Q2 हीट को बाहर निकाला, रेफ्रिजरेशन में क्या क्या, Q2 हीट लिया,
एक सेकंड में इसको मैं ब्लैक से दिखा देता हूँ। यहाँ से क्या करा, Q2 हीट को निकाला, यहाँ से काम मेरा क्या था, Q2 हीट को खींचना और फूड को ठंडा करना। अब इसी Q2 हीट को रेफ्रिजरेटर क्या करता है, इवोपरेट करने में काम करता है, इसी हीट का यूज़ करता है। अब देखो ये जितना भी लिया, ये इसके अंदर ये Q2 हीट अब किसके अंदर आ गया, रेफ्रिजरेटर के अंदर Q2 हीट आ गया, गर्म आ गया। अब जो ये जो Q1 हीट को बाहर निकाल के भेज रहा है, उसके लिए जो इवोपरेट कर रहा है, इवोपरेट करके जो उसको वाष्प के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में इन्वायरमेंट में छोड़ रहा है, उसके लिए जो काम किया, ये जो वर्क डन कर रहा है, वो वर्क डन क्यों हो पाया, क्योंकि वर्क डन के लिए चाहिए हीट। क्योंकि आपको अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या जानता है थर्मोडायनेमिक्स के, कि डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो यहाँ जो मुझे वर्क डन मिला, ये वर्क डन क्यों मिला, ये मिला हीट के वजह से। और अभी इस रेफ्रिजरेटर में हीट कहाँ से मिला, आपका मिला इसी फूड से जो हीट निकला ना, वही हीट गया यहाँ तक, Q2 हीट अभी मिला, और इसी हीट के बदौलत ये मेरा वर्क डन कर रहा है। समझ रहे हो ना कि नहीं, उसी हीट को ले रहा है, फिर उसका यूज कर रहा है वर्क डन करने के लिए, और फिर इसको Q1 को बाहर निकाल रहा है। तो यहाँ जो इवोपरेशन में काम आने वाला हीट है वो कहाँ से निकला, यहीं से निकला। तो आप बोलेंगे कि कितना इवोपरेशन कैपेसिटी है, तो बोलेंगे जितना हीट मेरा निकला, Q2 निकला जितना, वही उतना कर पाएगा इवोपरेशन, यानी जितना मेरा रेफ्रिजरेशन हुआ उतना ही इवोपरेशन होगा। क्लियर माई पॉइंट और नॉट। क्या यहाँ से आप लोगों को क्लियर हुआ कि क्यों मैंने कहा कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इक्वल टू इवोपरेशन कैपेसिटी, क्योंकि रेफ्रिजरेशन में जितना हीट जाएगा ना रेफ्रिजरेटर में, वही काम करके इवोपरेट करेगा, इवोपरेशन करेगा। ये समझ आया मेरी बात की नहीं, ये समझ लो इस तरह से कि कोई बोलेगा कि आप एक मंथ में कितना खपत करते हो, तो आप बोलेंगे जितना मैं एक साल में, मतलब एक महीना में जितना कमाता हूँ। समझ आया। तो ये Q2 समझ लो कि हीट को ये मिला, ये Q दिया जा रहा है, तो आपने समझ लो Q2 कमाए, एक महीना में कमाया। अब ये जो काम कर रहा है, तो भाई साहब काम कर रहा मतलब समझ लो खपत कर रहे हैं आप, तो आप कितना खपत करिएगा, जितना कमाए उतना ही तो खपत करिएगा, उससे ज़्यादा खपत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्यों वही खपत करा था, दैट्स वाई यहाँ पे जो आपका, एक सेकंड पीछे आ जाते हैं हम लोग, बैक आ जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी मेरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है वो इक्वल टू हो जाता है इवोपरेशन कैपेसिटी के, बिकॉज यहाँ से जो भी Q2 हीट मिला, यही मेरा काम आता है, यही मेरा काम आता है, यही वर्क डन में काम आता है, यही Q2 काम आता है इवोपरेशन करने में। दैट्स वाई यहाँ पे मेरा दोनों बराबर होता है। क्लियर। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना। अभी हर एक चीज़ को मैं बेसिक चीज़ों जो होता है सब चीज़ मैं बताते चलूँगा, बस आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गया, फर्स्ट चीज़ क्लियर हो गया। बात करते हैं सेकंड चीज़ का, दैट इज कॉल्ड योर यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। यहाँ पे इन शॉर्ट में REF लिखा गया, ये ध्यान रखना डियर स्टूडेंट। ये REF का मतलब क्या है, रेफ्रिजरेशन। ठीक है, चलो ठीक है। तो यूनिट क्या लिखते हैं, याद रखना डियर स्टूडेंट, हम लोग किलो जूल में लेके चलते हैं। अब भाई रेफ्रिजरेशन का बात करें, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, कौन सा हीट का बात करें, Q1 और Q2। आपको जब भी याद रखना रेफ्रिजरेशन बोलेगा तो आपको ध्यान रखना फूड को ठंडा करना, तो उसके लिए मेरा Q2 निकल रहा ना, तो यहाँ पे Q2 को दिया बोला गया, तो Q2 मेरा क्या जाएगा, किलो जूल में होता है। वैसे आप जूल में भी ले सकते हो, लेकिन किलो में भी ले सकते हो, किलो जूल में भी ले सकते हो। ठीक है, अब आ जाता है थर्ड नंबर में, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। यूनिट का बात करा गया, यूनिट यानी कि हम लोग कैसे पता लगाते हैं कि कितना वो रेफ्रिजरेशन। अच्छा, ये जो आया है ना रेफ्रिजरेशन, ये कहाँ से आया सर, कितना ठंडा करेगा, कितना सामान में कितना टाइम लगाएगा, ये सब चीज़ को हम लोग यहाँ पे यूनिट में मेजरमेंट करते हैं। क्योंकि जब भी आपको पता करना है ना कि कोई बच्चा, मान लो कोई आपका फ्रेंड है जो कि 50 पेन खरीदा है, स्टडी करने के लिए 50 कलम का या पेन खरीदा है, तो जब तक आपको एक पेन का कीमत नहीं पता चलेगा ना, आप 50 का कीमत नहीं पता लगा सकते हो। समझ आया कि नहीं। तो जैसे आपको एक का पता चल गया कि एक का कीमत लिया है मान लो 5 रुपीज़, तो डायरेक्ट इसको 5 से मल्टीप्लाई करके आप निकाल लोगे कि हाँ भाई साहब आपका लिया कितना है, 250 रुपीज़ लिया है, 250 रुपया लिया है, 250 लिया है। यानी करने का मतलब क्या है, यूनिट मतलब होता है एक। आखिर 1 kg, आप देखो कैसे वो समझना आप पहली बात। पहले तो मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा पढ़िए क्या बोला जा रहा है। इट शो, ये मेरा शो करता है इन टर्म्स ऑफ टन। और देखो कभी कभी टन को लिखा जाता है TON भी, और कभी कभी लिखा जाता है TONNE, टनी, इस तरह TONNE। तो चाहे TONNE रहे या फिर TON रहे, दोनों का मतलब एक होता है, जिससे मैंने इसीलिए लिखा दिया ताकि बाद में चलकर कभी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, इट शो दी टर्म्स ऑफ टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ये दिखाता है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में, दिखाता है टन में। क्योंकि जब भी आप रेफ्रिजरेटर, जब आप दुकान जाते हो ना, तो आपको पूछेगा कितना टन का रेफ्रिजरेशन चाहिए। ठीक है, कितना टन का रेफ्रिजरेशन चाहिए। वैसे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर जो यूज़ करते हैं उसका फिक्स लिमिट है, लेकिन
अगर आप बड़ा भी लेना चाहते हो, छोटा लेना चाहते हो, अपने मान लो फैक्ट्री कोई चलाता है जहाँ पे वो मिल्क वगैरह बनाता है, मिल्क रखता है स्टोर करके, या वेजिटेबल रखता है, तो पूछा जाता है कि आप कितना टन का रेफ्रिजरेशन आपको चाहिए, तो वो टन बताना पड़ता है, वही उसका शो करता है यूनिट को, ये कितना यूनिट का रेफ्रिजरेशन ये करेगा। क्लियर। अब बात करते हैं सर जी ये टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या हो जाता है, बड़ा टर्म यहाँ पे ये आ गया कि सर जी व्हाट डू यू मीन बाय टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन, ये मुझे बताइए। तो चलिए अब मैं उसको बताने वाला हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन, खासकर 1 टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन मतलब क्या होता है। तो देखो डियर स्टूडेंट, 1 टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन इज द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, यानी कि हीट एक्सट्रैक्टेड प्रोड्यूस बाय अ मेल्टिंग 1 टन ऑफ आइस फ्रॉम आइस फ्रॉम एंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर। अब बोलेंगे सर इतना बड़ा लंबा चौड़ा आपने डेफिनेशन दे दिया, समझ नहीं आया, थोड़ा इजी भाषा में समझाए। ठीक है, डेफिनेशन तो मैं इसलिए लिखाया हूँ ताकि आप लोग को ये चीज़ें समझ आए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी डेफिनेशन पूरा पूछ देता है ना। अब हम लोग ये समझते हैं इसको इजी लैंग्वेज में। देखो डी स्टूडेंट बोल क्या रहा ना, 1 टन ऑफ जो रेफ्रिजरेशन होता है ये मेरा बताता है कि कितना मेरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट किया, जो रेफ्रिजरेटर है वो मेरा कितना रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट किया। अब बोलेंगे सर ये रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या है, हर तभी से बोल रहा हूँ, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मतलब हीट एक्सट्रैक्टेड, मतलब Q2 का बात कर रहा है, कितना फूड से खींचेगा हीट को, तभी ना वो ठंडा होगा, कितना करेगा भाई, क्यों क्या करके, प्रोड्यूसिंग अ मेल्टिंग 1 टन ऑफ आइस, 1 टन ऑफ आइस को मेल्ट करके, 1 टन ऑफ आइस को मेल्ट करके कितना डिग्री सेल्सियस में, 0 डिग्री सेल्सियस में, कितना टाइम है 24 आवर में, यानी कुल मिला के 24 घंटा में 0 डिग्री सेल्सियस में एक रेफ्रिजरेटर 1 टन ऑफ आइस को पिघलाने में कितना हीट का खपत किया। यहाँ पे क्या किया गया है, फूड के जगह में आइस को ले लिया गया है, फूड की जगह में आइस को ले लिया गया है। ठीक है, तो 1 टन ऑफ आइस को पिघालने में, ठीक है, या फिर 1 टन ऑफ आइस को क्या करेगा, 24 घंटा में 0 डिग्री सेल्सियस में कितना हीट उससे लिया गया, उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। समझ आई मेरी बात कि नहीं। अब बोलेंगे सर जी यहाँ पे आइस को पिघाला जा रहा है, मेल्ट किया जा रहा है, वहाँ पे ठंडा करने का काम है, यहाँ मेल्ट कर रहे हो तो और भाई साहब गर्मी दे रहे तभी तो मेल्ट करेगा। आप समझे नहीं डियर स्टूडेंट, ये जो हीट निकाला ना उसी हीट का यूज़ करके मेल्ट कर रहा, तो पता तो चल जाएगा ना कितना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। समझना, यहाँ देखो ये मेरा रेफ्रिजरेटर है और यहाँ पे फूड रखा हुआ, क्या रखा हुआ है, फूड रखा हुआ। चलो इस तरह समझो, तो फूड से पहले हीट लिया, Q2 हीट खींचा, तो इसके अंदर Q2 हीट आ गया। ठीक है, ये R के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर Q2 हीट आ गया। ठीक है, अब Q2 हीट आया, कितना आया हीट ये आप पता करना चाहते हो, तो आपने क्या करा, यहाँ पे 1 टन ऑफ आइस रख दिया, क्या रख दिया, टन ऑफ आइस, 1 टन ऑफ आइस रख दिया। अब 1 टन ऑफ आइस कितना मेल्ट कर रहा है वो मुझे जैसे पता चल जाएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कितना उसका यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है इन 24 आवर, 24 घंटा में और 0 डिग्री सेल्सियस में। 24 घंटा में और 0 डिग्री सेल्सियस में जो हीट एक्सट्रैक्टेड किया है रेफ्रिजरेटर, वो इसको कितना मेल्ट कर पा रहा है, उससे पता चल जाता है कि उसका यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है। समझ आए किस लिए मेल्ट कर रहा है, ये हीट निकाला है, उस हीट को निकाला जो ना, क्यों वही आपका वर्क डन करेगा, और वही वर्क डन करके कितना आइस ऑफ टन 1 टन ऑफ आइस को मेल्ट कर रहा है। समझ आए मेरी बात कि नहीं। तो ये चीज़ आपका हो जाता है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। क्लियर माय पॉइंट। चलो वही चीज़ को यहाँ पे फिगर से अगर आप देखोगे तो समझाया गया है। ठीक है, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ इन टर्म्स ऑफ टन, इसको मैं कर देता हूँ, एंड 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, यानी कि हीट एक्सट्रैक्टेड प्रोड्यूस बाय मेल्टिंग 1 टन ऑफ आइस, ठीक है, एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर। तो देखो यहाँ पे बड़ा सिस्टम में समझाया गया कि ये मान लो 1 टन ऑफ आइस है, ठीक है, 1 टन ऑफ आइस है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो जाता है कि यही जो Q2 है, जो Q2 कहाँ से निकला है, ये Q2 निकला मेरा यहाँ से, फूड आइटम से Q2 निकला, उस Q2 का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, उस Q2 का यूज़ कर रहे हैं कि भाई ये मेरा 1 टन ऑफ आइस को 24 आवर में और 0 डिग्री सेल्सियस में कितना मेल्ट कर पाएगा, उससे पता चल जाता है यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हो कि 1 टन ऑफ आइस मैंने लिया, 1 टन ऑफ बर्फ़ मैंने लिया और रूम में रख दिया, और रूम में रखने के बाद हम क्या करेंगे, उसको देखेंगे कि 24 आवर में 0 डिग्री सेल्सियस में कितना पिघल रहा है, जो भी मेरा हीट एक्सट्रैक्टेड डालेंगे, यानी कि जो भी रेफ्रिजरेशन से हीट आया ना उसको वहाँ पे यूज अगर करेंगे तो, इस तरह से अगर करेंगे तो, राइट। चलो
अब देखो यहाँ पे जब बात किया गया है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, आप कैसे निकालोगे? हाउ कैन यू फाइंड दी 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन? तो देखो 1 टन मतलब होता है क्या, अगर केजी में बात करेंगे तो होता है 1000 केजी। क्या होता है मेरा? 1000 केजी बराबर होता है 1 टन। तो अगर आपको ये निकालना है कि इसमें कितना मेरा हीट का यूज हो रहा है। अब देखो यहाँ पे मेनली मैंने क्या कहा है कि मेल्ट करने के लिए, यहाँ पे मेल्ट ही तो किया जा रहा है, मेल्टिंग 1 टन ऑफ आइस। कौन इसके लिए मेल्टिंग करने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं? हीट यूज़ कर रहे हैं। कौन सा हीट कर रहे हैं? जो मेरा फूड से निकला वही हीट का यूज़ कर रहे हैं इन 0 डिग्री सेल्सियस, मैंने इन 24 आवर एंड 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं बात करूँगा कि 1 टन मतलब कितना होता है डियर स्टूडेंट? तो जस्ट मैंने कहा 1 टन मतलब होता है 1000 केजी। 1 टन मतलब होता है 1000 केजी। तो यही 1000 केजी को के लिए कितना हीट का रिक्वायरमेंट होगा? तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि भाई 1 केजी के लिए कितना हीट का जरूरत पड़ेगा। तो देखो स्पेसिफिक एंथैल्पी यानी कि हीट का बात कर रहा है। स्पेसिफिक एंथैल्पी मींस हीट का बात कर रहा है। एंथैल्पी क्या होता है? उसके अंदर का एनर्जी होता है, जो कि बेसिकली एंथैल्पी हीट का ही बात करता है। ठीक है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो उसके अंदर जो एनर्जी है, एंथैल्पी रहे, एंट्रोपी रहे, दीज ऑल आर एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो वो हीट है। तो वो स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन मतलब मेल्टिंग का बात कर रहा है, मेल्टिंग ऑफ आइस। यानी इन शॉर्ट में अगर बोलूँगा तो ये बात कर रहा है कि हीट रिक्वायर्ड, अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा इस तरह से इजी फॉर्म में, हीट रिक्वायर्ड, लेकिन आपको बुक इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा क्योंकि बुक में इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस, हीट रिक्वायर्ड, ये वाला देखो आप, ये वाला देखना, ये वाला पकड़ना आप। यहाँ पे मैंने जो लिखा है, क्या मैंने लिखा हूँ? हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस। कितना सर जी? कितना? 1 केजी। देखो यहाँ पे किलो जूल पर केजी, या लिख देते हैं ऑफ 1 केजी। ठीक है, आइस दैट इज कॉल्ड 1 केजी। यानी 1 केजी बर्फ को पिघालने में कितना हीट का रिक्वायरमेंट है। अगर वो निकल जाएगा तो फिर हम लोग 1000 केजी का हीट निकाल सकते हैं कि 1000 केजी लिए कितना हीट लगा। तो अगर मैं 1 केजी के आइस को पिघालना चाहता हूँ तो उसके लिए जो हीट चाहिए होगा ना, गर्मी जो चाहिए होगा, हीट जो चाहिए होगा, Q2, वही Q2 कितना चाहिए होगा? 336.43 किलो जूल पर केजी। तो किलो जूल, क्योंकि आपको पता है जस्ट मैंने कहा था कि यूनिट का बात करेंगे तो किलो जूल Q2 का। ठीक है, और मैं यहाँ पे 1 केजी का निकाल रहा हूँ तो किलो जूल पर केजी। यानी 1 केजी को अगर आपको मेल्ट करना, 1 केजी आइस को मेल्ट करना है तो आपको कितना हीट का रिक्वायरमेंट होगा? 336.43, इतना हीट का रिक्वायरमेंट है, किलो जूल का रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगा। जैसे 1 केजी का निकल गया, आपको निकालना क्या? 1 टन का। तो 1 टन बराबर 1000 केजी, यानी इसको करोगे 1000 से मल्टीप्लाई। तो जैसे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आइस जो आपका 1 केजी था, ठीक है, ये आपका जो 1 केजी आइस हम लोग लिए हैं, अब 1000 केजी आइस हो गया। तो ये आपका किसके लिए था? 1 केजी था। तो 1000 केजी के लिए इसको भी 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 1000 इंटू 336.43, ये हो गया क्या? किलो जूल पर टन। ठीक है, पर टन। और ये क्या था? पर केजी था। 1 केजी में इतना हीट, तो 1 टन में इतना आपको हीट का रिक्वायरमेंट होगा। तो ये मेरा क्या हो गया? हीट रिक्वायर्ड। ये हो गया मेरा हीट रिक्वायर्ड, क्यों? हीट रिक्वायर्ड। और यहाँ भी हीट रिक्वायर्ड किसके लिए? आपका 1 केजी के लिए और ये आपका 1000 केजी के लिए। सिंपल सा यहाँ पे वही चीज़ को करा गया, दैट्स इट। क्लियर? चलो इसको बैक जाना पड़ेगा। देखो आप सोचते हैं सर जी बैक करके क्यों करते हैं, मिटाते क्यों नहीं है? क्योंकि डियर स्टूडेंट अगर मैं इरेज करूँ ना तो मैं, आपको पता है मैं खुद से नोट्स बनाता हूँ, अभी मिटाऊंगा तो देखो ये भी आपका मिट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करने से चलेगा नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ता है? बैक जाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें मैं लिख देता हूँ ना। तो ये चीज़ अगर आप समझ गए होंगे ना तो आप जो है क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पर कुछ नहीं करूँगा, बस टाइम के बेसिस में आर में भी बोलेगा, मिनट में भी बोलेगा, सेकंड में भी बोलेगा, बस उसको मैं कर दूंगा, दैट्स इट। आपका यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये हो गया, इसलिए कहा गया फॉर फ्यूजन ऑफ 1 टन यानी 1000 केजी। और फ्यूजन मतलब मेल्ट करने के लिए। फॉर मेल्टिंग, अगर इजी में फ्यूजन की जगह मेल्टिंग लिख लो, फॉर मेल्टिंग ऑफ 1 टन यानी कि फॉर मेल्टिंग ऑफ 1000 केजी, फॉर मेल्टिंग ऑफ 1000 केजी ऑफ आइस, हीट रिक्वायर्ड कितना? भाई 1 केजी के लिए इतना हीट रिक्वायर्ड था, 1000 केजी के लिए से मल्टीप्लाई करके इतना मेरा हो जाएगा किलो जूल। किलो जूल में इतना हीट रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, अब अगर कोई बोलेगा ये जो मेरा किलो जूल में निकला है, बोलेगा भाई 24 आवर के लिए निकल, बताओ। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर, तो 24 आवर का बात करा गया, 24 आवर का बात करा गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फॉर 24 आवर, तो 24 आवर के लिए निकालना पड़ेगा। तो ये तो मैंने पहले निकल गया, ये मेरा निकल गया, तो ये मेरा किलो जूल में था। अब मैं क्या करूँगा, किलो जूल, क्योंकि देखो केजी खत्म हो गया, 1000 केजी था ना यहाँ पे, और आपका किलो जूल पर केजी था, केजी खत्म, तो ओनली बचा क्या भाई? किलो जूल बचा। तो किलो जूल था, लेकिन अब मुझे किलो जूल पर आवर
हर घंटे कितना कर रहा है, ये तो मैं पूरा पूरा निकाल दिया, ठीक है। तो पर आर से अगर निकलना है 24 आवर का, तो पर आर यानी 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 आवर का निकल जाएगा। तो 24 मैंने यहाँ पे कर दिया, 24 जैसे डिवाइड करेंगे तो दिस वैल्यू विल गेट कितना 14017.91 किलो जूल पर आर, यानी कि एक घंटा में 1 टन आइस को मेल्ट करने के लिए इतना हीट का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। अगर मैं बोलूँगा कि ठीक है वही 1 टन ऑफ आपका जो यानी कि 1 टन ऑफ आइस को मेल्ट करना है, पर मिनट में कितना हीट का रिक्वायरमेंट करेगा, मतलब आपको और फास्ट मेल्ट करना है, तो आपको क्या करना, बस पर मिनट यानी कि 1 आवर में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो आप क्या करो 60 डिवाइड कर दो, किसको, इसी को, ये आपका पर आवर निकल चुका है, पर आवर को पर मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 60 डिवाइड करो तो आपको मिल जाएगा 233.63 किलो जूल पर मिनट। अब बोलेगा कोई सेकंड में, तो 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकंड, तो फिर से 60 डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 60 डिवाइड कर देंगे तो आपका निकल गया 3.89 किलो जूल पर सेकेंड, ठीक है, ये निकल गया मेरा सेकंड पे। और इसको हम लोग लिख सकते हैं किलो वाट। अब बोलेंगे सर ये क्या आपने लिखा, माय डियर स्टूडेंट, क्या मुझे कोई बता पाएगा कि यहाँ पे जो यूनिट आया किलो जूल, ये पहले क्या था, ये था मेरा किलो जूल पर मिनट, ध्यान देना, ठीक है, किलो जूल पर आर, पहले तो था किलो जूल, फिर मैंने किलो जूल पर आर करा, फिर मैंने किलो जूल पर मिनट लिखा, और फिर मैंने यहाँ पे क्या करा, किलो जूल पर सेकंड मैंने करा, किलो जूल पर सेकंड है ना, ठीक है, किलो जूल पर सेकंड करा। अच्छा ठीक है सर, ये किलो जूल क्या है, किलो जूल क्या है, अब मैं थोड़ा बताता हूँ, थोड़ा बेसिक से एक चीज़ बताता हूँ तो आप लोग को यहाँ पे समझ आ जाएगा। थोड़ा एक चीज़ बताइए, ये एनर्जी है ना बेसिकली जो हम लोग यूज कर रहे हैं, हीट क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी का यूनिट क्या हो जाता है, जूल, वर्क का भी यूनिट क्या हो जाता है, जूल। अच्छा वर्क इक्वल टू होता क्या है, तो आप बोलेंगे सर जी वर्क इक्वल टू हो जाता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा फोर्स को क्या है यूनिट जानते हैं, फोर्स का यूनिट न्यूटन जानते हैं, और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाता है, मीटर हो जाता है, लेकिन न्यूटन मीटर, इसी न्यूटन मीटर को हम लोग जूल कहते हैं जूल। अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पावर का, ये पावर क्या होता है, तो बोलेंगे सर जी पावर जो होता है ना वो हो जाता है मेरा वर्क डन अपॉन टाइम, अगर नहीं पता जान लो, वर्क डन अपॉन टाइम होता है। तो वर्क डन का तो यूनिट में निकाल चुका न्यूटन मीटर, जिसको इन शॉर्ट जूल कहते हैं, और यहाँ पे टाइम का बात करेंगे तो सेकंड आ जाएगा, तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर क्या आ जाएगा, पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखो ये जूल था, नीचे में आएगा मेरा सेकंड, तो जूल पर सेकंड भी हो सकता है। अच्छा लेकिन हम लोग जानते हैं कि पावर को एसाइन तो मेरा वाट होता है, ठीक है, जिस तरह मैंने कहा कि मेरा एनर्जी का एसाइन मेरा जूल होता है, उसी तरह पावर का एसाइन मेरा वाट होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जूल पर सेकंड को ही हम लोग वाट कहते हैं, जूल पर सेकंड को ही हम लोग वाट कहते हैं, या फिर न्यूटन मीटर पर सेकंड को हम लोग वाट कहते हैं। जिस तरह न्यूटन मीटर को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन मीटर को हम लोग जूल कहते हैं। तो वाट मेरा यहीं से बना है, ये देखो आपका, देखो यहाँ से देखो, ये जो मैं तोड़ रहा हूँ किलो जूल पर सेकंड, यही आया था ना, किलो जूल पर सेकंड, तो किलो को बाहर रख दो और जूल पर सेकंड ले लो, कि जूल पर सेकंड ले लो। तो ये जो आपका जूल पर सेकंड है, तो ये जूल से क्या आता है, जूल किसका होता है सर जी, जूल न्यूटन मीटर को हम लोग जूल बोलते हैं, जैसे मैंने कहा वर्क का न्यूटन मीटर, तो ये हो गया मेरा न्यूटन मीटर। और नीचे में सेकंड है, सेकंड किसका यूनिट होता है, टाइम का, तो न्यूटन, ये देखो न्यूटन मीटर पर टाइम, और न्यूटन मीटर किसका होता है, वर्क डन का होता है, वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन बाय टाइम क्या होता है, मेरा पावर होता है, और पावर का क्या जानते हैं हम लोग, वाट जानते हैं, पावर का यूनिट क्या हो जाता है, वाट, तो मैं क्या इसको वाट नहीं लिख सकता हूँ, दैट्स वाई जूल पर सेकंड को मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे वाट, क्लियर। और पहले से किलो तो था ही, तो कुल मिला के क्या हो गया मेरा, किलो वाट, क्या हो गया मेरा, किलो वाट, किलो वाट हो गया यहाँ पे यूनिट। तो दैट्स वाई किलो जूल पर सेकंड को हम लोग लिख क्या दिए हैं, किलो एंड वाट, किलो एंड वाट, क्लियर हुआ, आई होप सो यहाँ पे ये यूनिट जो है ना क्लियर हो गया होगा। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल बनाते हैं तो यूनिट में ही वो लड़का फंस जाता है, एक गलती करोगे और आपका पूरा का पूरा नंबर खत्म, क्योंकि पता है एग्जामिनर को कि लड़का क्या क्या गलती कर सकता है, तो वो सारा वो ऑप्शन डाल देता है, गलत ऑप्शन डालता है, क्योंकि वो ट्राई करता है कि अगर यूनिट मतलब मान लो आपको आर में निकालने बोलेगा तो आर का भी रहेगा, मिनट का भी रहेगा, सेकंड का भी रहेगा, जहाँ पे आपने गलती करा वहाँ आपका गलती हो जाएगा, समझ आए। तो वो ऐसा नहीं कि गलत कुछ भी डाल देता है, वो बहुत ही सोच समझदारी से भी गलत आंसर को चूज करता है, समझ रहे हो ना, गलत आंसर को चूज करने के लिए भी मेहनत किया जाता है कि लड़का गलती करे, ठीक है, क्योंकि आपको तो छांटना है
एग्जामिनर का काम होता है आपको छांटना, आपको सिलेक्ट नहीं करना। लेकिन हर एक कदम में जब आप गवर्नमेंट जॉब जाते हो ना, तो हर एक कदम में आपको छांटना वो चाहेगा, किसी तरह से उसको ना मैं सिलेक्ट करूँ, वही इसका टारगेट रहता है। एंड आपको क्या करना कि किसी भी हाल पे मुझे लेना तो लेना ही है, तो आप अपना तरीका अपनाओगे, वो अपना तरीका अपनाएगा। क्लियर माई पॉइंट और नॉट? चलिए यहाँ तक हो गया। तो ये देख लो, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा वैल्यू देखोगे वेरी कर रहा है। स्टैंडर्ड वैल्यू आपको लेके चलना है। अभी तक हम लोग क्या क्या निकाले, तो देखो इस चीज़ को मैं यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक है, ये रहा। इस चीज़ को मैं यहाँ लिख दिया हूँ, ये रहा। और इस चीज़ को मैं यहाँ लिख दिया हूँ, ये रहा, ठीक है। यानी किलो जूल, अगर आपको बोलेगा हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग 1 टन ऑफ आइस, कितना मेरा ज़रूरत पड़ेगा पर आवर में, तो इतना हीट का रिक्वायरमेंट होगा। अगर बोलेगा पर मिनट में कितना जो हीट का रिक्वायरमेंट कर, देखो ये किलो जूल क्या हीट है, हीट रिक्वायर्ड पर आवर, हीट रिक्वायर्ड पर मिनट और हीट रिक्वायर्ड पर सेकंड, जिसको किलोवाट कहते हैं। तो ये तीनों लिख दिया। लेकिन स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोग लेके चलते हैं कुछ और इट मीन्स सेंस करने का मतलब ये मेरा है कि कुछ और कम सिंपल से करने का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं उस तरह का यूनिट जो कि हम लोग सभी में यूज़ कर सकें। जैसे कि यहाँ पे इतना है ना, इसको बस राउंड में ले लिया गया है 14,000, ठीक है। अगर बात करेंगे यहाँ पे 233 है ना, तो 210 लिया गया है। ये 3.89 है ना, तो 3.5 लिया गया है। किलोवाट में इसको लिया गया, इसको किलो जूल पर मिनट में लिया गया, किलो जूल पर। अच्छा, इसको किलो जूल पर मिनट कर सकते हैं, तो फिर से वही मुझे क्या करना पड़ेगा, 60 × 60। अगर आपको आर को करना है तो 60 × 60 से डिवाइड करना पड़ेगा पूरा का पूरा वैल्यू को। इसको करना तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मेरा आ गया किलोवाट में। क्योंकि भाई साहब जब तक मेरा जूल पर सेकंड नहीं होगा तब तक वो वाट में कन्वर्ट नहीं होगा, तो जूल पर सेकंड करना पड़ेगा। तो ये आपका जूल पर आर है, जूल पर मिनट है, तो मिनट से अगर करेंगे तो 60 से कर लो तो किलोवाट हो जाएगा। इसको 60 × 60 कर लो तो किलोवाट आ जाएगा, मतलब किलोवाट आ जाएगा, ठीक है। वाट में करना पड़ेगा ना, तो जूल पर सेकंड आपको रिक्वायरमेंट होगा, तो इसका आप लोग को ध्यान में रखना है। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू जो है, ये मैं इसीलिए इसको VVI कर दिया हूँ, तो इसको आप लोग को रिमेंबर रखना है वेन एवर यू गोइंग टू सॉल्व एनी MCQ क्वेश्चन रिलेटेड न्यूमेरिकली खासकर। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट टर्मोलॉजी के बारे में जो आपके RSC में देखने को मिलता है। जैसे सबसे पहले बात करने वाले हैं रेफ्रिजरेशन लोड के बारे में, कि आखिर ये रेफ्रिजरेशन लोड क्या है। बहुत बार आपको देखने को मिलेगा रेफ्रिजरेशन लोड इतना है, रेफ्रिजरेशन लोड उतना है, तो आखिर ये मेरा रेफ्रिजरेशन लोड क्या है, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक ध्यान रखना कि जो भी मेरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है ना, ठीक है, वही मेरा रेफ्रिजरेशन लोड होता है, या इवोपरेटिंग कैपेसिटी। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि दोनों बराबर होता है। क्या था, किसी को याद है? मैं बताया था कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट वो इफेक्ट है, ये बेसिकली Q2 का बात कर रहा है कि कितना वो हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है फूड आइटम से, वही मेरा ये इफेक्ट है। और इवोपरेटिंग कैपेसिटी क्या है, ये जो हीट मुझे मिला, ये हीट कौन एक्सट्रैक्ट किया, रेफ्रिजरेटर आपका एक्सट्रैक्ट किया, खींचा, और खींच के वर्क डन करेगा, ये वर्क डन करेगा, हीट को बाहर निकालेगा। तो कितना हीट को बाहर, मतलब कितना इवोपरेटिंग कैपेसिटी है, कितना कर पाएगा इवोपरेशन, जितना हीट लिया है, क्योंकि हीट जब तक होगा नहीं तब तक वो वर्क डन कर नहीं पाएगा। तो जितना हीट लिया वही वर्क डन करेगा, यानी जितना उसका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है उतना उसका इवोपरेटिंग कैपेसिटी है। तो दैट्स वाई दोनों इक्वल है, और इसी को हम लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी भी। दैट्स वाई रेफ्रिजरेशन, यहाँ से रेफ्रिजरेशन उठा लिया गया है और यहाँ से कैपेसिटी उठा लिया गया है, तो दोनों से क्या कराया गया, हाफ हाफ चीज़ें उठा के बना दिया गया है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना, यहाँ पे क्या करा गया, अगर आप ध्यान दोगे तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ से उठाया गया रेफ्रिजरेशन और यहाँ से उठाया गया कैपेसिटी। तो हम लोग जो यही होता है, इसी को कहा जाता है रेफ्रिजरेशन लोड। कुल मिलाकर दोनों को देखा जाता है यहाँ पे, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को भी और इवेपोरेशन कैपेसिटी को भी। बात करते हैं फ्रीजर। क्या होता है सर जी फ्रीजर? ये बेसिक टर्मोलॉजी है। फ्रीजर आपको पता होगा सर जी, फ्रीजर जो हम लोग, फ्रिज जो होता है ना, फ्रिज का जो टॉप वाला पार्ट होता है उसी को हम लोग फ्रीजर कहते हैं, जहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, आइस कुल्फी वगैरह जमाते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ तो जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे बनाया आप लोग के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ देखो, ये मेरा फ्रिज है ना, बड़ा अच्छा मेहनत करके फिगर बनाया गया। ऊपर में देखो फ्रीजर है, यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, या फ्रीजर देख रहे हो यहाँ पे, यही फ्रीजर में हम लोग क्या करते हैं, इसी जगह पे हम लोग आइस वगैरह रखते हैं। इसी जगह में हम लोग कोई भी चीज़, अगर मान लो कोई जिसको मुझे बर्फ जैसे जमाना है, बहुत ठंडा करके रखना है, तो यहीं पे हम लोग यूज़ करते हैं। इजंट इट और नॉट? बिल्कुल सर, सही बात बोल रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा फ्रीजर का, तो फ्रीजर मेरा वैसा मेरा जगह होता है, वैसा मेरा प्लेस होता है इन रेफ्रिजरेटर जिसका टेम्परेचर सबसे कम होता है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर सबसे कम होता है। या फिर ये भी बोल सकते हो कि रेफ्रिजरेटर का ऐसा प्लेस जहाँ पे रेफ्रिजरेटर सबसे कम ठंडा करता है, सबसे कम वो टेम्परेचर में जाता है, समझ आया कि नहीं। और ये मेरा इवोपरेटिंग कोयल के जस्ट पास होता है,
ये उससे क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ, ये जो आपका फ्रीजर रहता है वो इवेपोरेटिंग कोयल से जुड़ा हुआ रहता है, एकदम पास रहता है। दैट्स वाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट मुझे देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम मेरा इवोपरेटिंग होता है, तो मैक्सिमम ठंडा होता है। जो भी हीट लिया, हीट लेने के बाद जो भी फूड आइटम से जो Q2 हीट लिया, अभी हीट को जितना जल्दी वर्क डन करके बाहर निकालेगा वो उतना ठंडा कर पाएगा, क्योंकि अभी तो हीट लिया ही, हीट कौन लिया, रेफ्रिजरेटर लिया, अभी तो गर्म है ना, जब तक वो निकालेगा नहीं तब तक ठंडा। लेकिन हाँ, ये ठंडा हो चुका, लेकिन अब मेरा फ्रिज भी तो ऐसा नहीं कि इसको घींचा, अब भाई फ्रिज तो ऐसा नहीं कि एक बार ही काम किया फ्रिज खराब हो गया, ठीक है, इसको काम तो करना चाहिए ना, तो ये जितना जल्दी निकालेगा उतना बेटर है, ठीक है। तो दैट्स वाई सबसे वहाँ पे यानी फ्रीजर जैसा जगह जहाँ पे सबसे कम टेम्परेचर आपका होता है, जो कि किससे कनेक्टेड रहता है, कनेक्टेड में रहता है, कंसिस्ट रहता है इवोपरेटिंग कोयल से। तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर द प्लेस वेयर द लोवेस्ट टेम्परेचर कैन बी अचीव एज नोन एज फ्रीजर, सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर आपको यहीं देखने को मिलता है, और ये मेरा कंसिस्ट होता है इवोपरेटिंग कोयल से। क्लियर माई पॉइंट और नॉट? चलिए, आई होप सो यहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ बात करते हैं टाइप ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में। अब हम लोग टाइप ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम देखेंगे। अलग अलग तरह का रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने बात करा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में आपका फ्रीजर सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर वाला प्लेस होता है। डोमेस्टिक क्यों रखा गया? क्योंकि जो हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर भी बहुत अलग अलग तरीके का होता है, लेकिन फ्रीजर हम लोग यहीं देखते हैं, बहुत बड़ा ऐसा फ्रीजर होता है जहाँ पे फ्रीजर होता ही नहीं है, बस वो कूल करता है, फ्रीजर का कोई नाम निशान नहीं होता है। समझ आए? जैसे आप लोग कभी दूध मिल्क वगैरह लेने गए हो ना, तो बड़ा सा आप देखोगे ना, इस तरह से रखा रहता है, जस्ट अ मिनट, इस तरह से आप देखोगे बड़ा सा बना हुआ रहता है। एक सेकंड, हाँ, मैं थोड़ा सा ऐसे करके बनाऊंगा तब जाकर मैं समझा पाऊंगा आप लोग को। ऐसे कुछ करके रहता है, ऐसे आप देखोगे, ऐसे बना हुआ रहता है, ठीक है, ऐसे कुछ रहता है, और इसको खोला जाता है, जिसको खोलोगे, ठीक है, तो ऐसे खुल जाएगा ये, ठीक है, ऐसे खुल जाता है, और अंदर में आपका मिल्क वगैरह पड़ा रहता है, पेप्सी वगैरह पड़ा रहता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पड़ा रहता है ढेर सारा, ठीक है, कोक होता है, पेप्सी रहता है, स्प्राइट रहता है, जितना तरह का कोल्ड ड्रिंक हो गया, मिल्क वगैरह रहता है, उसको खोल के देता है। वो देखोगे वो अंदर में क्या किया जाता है, या तो आपका बर्फ़ डाल दिया जाता है, या फिर वो उस तरह से काम करता है, वो भी एक तरह से फ्रीजर ही होता है। तो वहाँ देखो, वहाँ पर कोई भी जो है ना, आपको फ्रीजर नहीं देखने को मिलेगा, वो बस कूल करेगा, एक नियमित बिलो टेम्परेचर तक, एटमॉस्फेयर से बिलो टेम्परेचर ठंडा करता है, लेकिन वहाँ पे कोई फ्रीजर का जगह नहीं रहता है। तो यहाँ पे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है जहाँ पे हर चीज़ कंपार्टमेंट रहता है, ठीक है, आपको फ्रीजर भी देखने को मिलता है। दैट्स यहाँ पे स्पेशल मेंशन करा गया डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। चाहे तो सर क्या नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कुछ में रहता है, कुछ में नहीं रहता, किसी में दोनों रहता है, किसी में आपको नहीं देखने को मिलेगा, इस तरह का चीज़ है, लेकिन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में देखने को मिलता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। पहला हो जाता है गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, GRS, गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसमें हम लोग एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी देखेंगे, ठीक है। फिर बात करते सेकंड नंबर में, ये वेरी इंपॉर्टेंट, VCRS सबको पता है, यानी कि वेपर रेफ्रिजरेशन, यानी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। और एक होता है VARS, यानी कि वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। और ये दोनों का दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही दोनों हर जगह पे देखने को मिलेगा। जब भी कोई बात करेगा रेफ्रिजरेशन का, तो या तो बात करेगा VCRS का, या फिर बात करेगा VARS का, यानी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, या फिर बोलेगा वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, या फिर सिस्टम। बेसिकली हम लोग सिस्टम का बात कर रहे हैं, तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम या फिर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके हो जाता है। इसके अलावा भी बात करेंगे तो आ जाता है मेरा क्या, इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम। फिर आ जाएगा बूट स्ट्रैप रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसे हम लोग अधिकतर यूज़ करते हैं एयरक्राफ्ट वगैरह में, एयरप्लेन वगैरह में यूज़ किया जाता है। फिर बात करेंगे स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। ये सब का सब अलग अलग तरह का सिस्टम होता है, और सबका काम होता है रेफ्रिजरेशन का, सबका काम होता है ठंडा करने का, हीट को एक्सट्रैक्ट करने का, वर्कडन करके फिर बाहर निकालने का, ठीक है। सबका काम सेम रहता है, लेकिन अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। जिसका ज़्यादा कोफिशिएंट आपका परफॉर्मेंस होता है, जो ज़्यादा एफिशिएंट होता है, जो ज़्यादा कॉस्ट वर्दी होता है, ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, ईजी टू यूज होता है, ह्यूमन कंफर्ट के लिए ज़्यादा यूजफुल है, सस्ता है, ईजी टू केयर है, ईजी टू मेंटेनेंस है, ठीक है, उसको हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। दैट्स यहाँ पे VCRS और VRS का ज़्यादातर यूज किया जाता है, राइट। सो नाउ हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका सबसे पहले हम लोग देखने वाले क्या है कि देखेंगे टाइप्स ऑफ, मतलब टाइप स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, जैसे आइडियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है, ठीक है, रिवर्स कार्नोट साइकिल किस तरह से काम करता है, ताकि थोड़ा बहुत चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे आपका 1 बाय 1 करके रेफ्रिजरेशन सिस्टम,
ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में, क्लोज सिस्टम क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे क्लोज एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है, वेपर कंप्रेशन जो आपका VCRS है उसको हम लोग फिर स्टार्ट करने वाले हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है वो आपके सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर किस तरह से काम करता है VCRS में, कितना कंपोनेंट लगा रहता है, हर एक कंपोनेंट का क्या क्या काम होता है, कैसे कैसे प्रोसेस में जाता है, कौन कौन सा प्रोसेस हम लोग लेते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में और आपका VCRS में किस किन चीज़ों का लगा हुआ रहता है, क्या क्या काम करता है, किस तरह से काम करता है, A to Z हम लोग बात करने वाले हैं। सो गाइज हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय डियर स्टूडेंट।